तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएलएम की पीवाईक्यूज पर। एनएलएम में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए जेनीट में, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन पर जो बार बार पूछे गए हो, ठीक ना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसको सीबीएसई पीएमटी में फर्स्ट टाइम पूछा गया था, उसके बाद फिर AIEEE में भी इसको रिपीट किया गया और इस बार नीट 2020 में भी पूछा गया है। नीट 2020 में पूछा गया है, वहां पर खाली ये 4 kg और इसको 6 kg कर दिया गया था, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था और 3-4 बार और पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। 2 masses 5 kg and 10 kg आर कनेक्टेड टू अ पुली एज शोन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जी इज इक्वल टू इतना कुछ दिया हुआ है। तो अब देखो तो अगर हम इस पुली को छोड़ दें, इस सिस्टम को मतलब रिलीज कर दें, तो ये 10G से नीचे गिरेगा, हाँ ना बोलो, और ये 5G से नीचे गिरेगा। तो डेफिनेटली ये आपका बड़ा फोर्स है और ये छोटा फोर्स है, तो ये इस तरफ में एक्सेलरेशन होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब आपको यहां से एक्सेलरेशन बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपको सिखलाया था ए सिस्टम इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, एफ सिस्टम डिवाइडेड बाय एम सिस्टम, बल्कि सिग्मा एफ सिस्टम कर दो तो और अच्छा। क्या हम लोग लिखते हैं मतलब ड्राइविंग फोर्सेस माइनस अपोजिंग फोर्सेस, तो ड्राइव कौन करा रहा है, 10G माइनस 5G एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम, 5 + 10 आपका 15, तो कितना हो गया, यानी कि ये 5G/15, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं G/3। कौन सा ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIEEE 2005 में पूछा है, ये इसको सीबीएसई पीएमटी में भी पूछा है, फिर नीट में भी इधर रिसेंटली पूछा गया है और एक बार और भी पहले पूछा गया, यानी ये 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा, द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन A टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, देन A इज इक्वल टू। देखो अगर हम इस वेज पर अगर कोई ब्लॉक रख देंगे तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, ठीक ना। रूल तो यही कहता है, फिजिक्स का रूल तो यही कहता है कि ये नीचे स्लाइड करके गिर जाएगा, बट हमें इसको गिरने नहीं देना, तो इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम पर। तो अब ये सिस्टम कैसा हो गया, एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो अब इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा और वो स्यूडो फोर्स इसको गिरने से बचाएगा। तब आपसे पूछा जा रहा है कि वो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब देखो तो हम लोग यहां पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर दिखला सकते हैं, इसको नॉर्मल कहेंगे। आप यहां नीचे एक फोर्स दिखला सकते हो जिसको हम लोग mg कहेंगे, और इस पर एक स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा जिसको हम ma कहेंगे, ठीक ना। बस यही 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसको यहां से बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि चीजों को हम सही से एक्सप्लेन कर पाए। तो अब देखो तो ये थीटा, तो ये भी थीटा रहे या अल्फा रहे, जो रहे उसी फॉर्म में लिख दो। तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो अगेन ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट को हम कह सकते हैं कितना, आप कहोगे सर n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे सर n sin थीटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि n sin थीटा ने बैलेंस किया है ma को, देख लो, n sin थीटा ने, इस फोर्स ने बैलेंस किया इस स्यूडो फोर्स को, और n cos थीटा ने बैलेंस किया किसको, mg को, वेट ऑफ द बॉडी, ये n है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर n cos थीटा इज इक्वल टू mg। हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन, तो इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, डिवाइड कर दो। तो sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू A/g, यानी A इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं g tan थीटा या tan अल्फा, जो भी हो। कौन सा मिल रहा है, B इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये वही रहा जो अभी मैं बोल रहा था, सीबीएसई पीएमटी 2004 में पूछा। इसमें कहा जा रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट the block does not slip on the wedge, the force exerted by the wedge on the block, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक वेज ब्लॉक, अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से समझ लेते हैं। तो ये वेज है और इस वेज पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहां से कहा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, तो ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखो ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। यही नॉर्मल फोर्स आपको बताना है, ये वाला नॉर्मल। तो यहां तो हम लोग इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो आप चाहो तो इस इक्वेशन से भी जवाब दे सकते हो। तो n इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, ma/ sin थीटा। देखो ऑप्शन मिल रहा है, 1 सेकेंड, नहीं यहां सब mg के फॉर्म में, तो दूसरा इक्वेशन देखो तो दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिल रहा है, n इज इक्वल टू mg/cos थीटा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया,
ठीक ना, कौन सा मिल रहा है देख लो तो, mg अपॉन कॉस थीटा, हाँ mg अपॉन कॉस थीटा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब वही वेज ब्लॉक वाला सिस्टम है, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown in the figure. If a force 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B, अच्छा A और B के बीच में आपसे कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है। हो क्या रहा है कि हमने A को पुश किया कितने से, 14 न्यूटन से, तो ये पूरा सिस्टम चलेगा, है ना। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि मैंने बी को तो टच किया नहीं, फिर बी कैसे चला, तो आपको जवाब मिलेगा कि ये इसने इस पर एक फोर्स लगाया होगा और इसने भी एक फोर्स इस पर लगाएगा, मतलब एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग कुछ फोर्स, यही फोर्स आपसे पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहली बात कि हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन देख लेते हैं कितना होगा। यू नो ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, तो पूरे सिस्टम पर फोर्स कितना लग रहा है 14 न्यूटन, एंड पूरे सिस्टम का मास कितना है, तो 4 to 1 यानी 7 kg, यानी कि आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग इस बी और सी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो गौर से देखना है, ये हमारा बी और सी ब्लॉक है। ठीक है, तो बी का जो मास है वो 2 kg है और इसका 1 kg है। अब देखो इसको जो चला रहा है वो ए और बी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है, मैं इसको एन मान लेता हूं, यही एन फोर्स इसको चला रहा है। ठीक है, और पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन वही कॉमन एक्सेलरेशन ए, तो हम लोग कहेंगे क्या, एफ इजिकल टू एम ए, तो यानी एन इज इक्वल टू, यहां जो फोर्स लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स उसको मैं नॉर्मल मान रहा हूं एन, तो एन इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो टोटल पूरे का मास अभी कितना है, 2 + 1 3, और पूरे का एक्सेलरेशन कितना है, अभी हमने निकाला था 2, तो यानी कि नॉर्मल फोर्स जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना करके निकाल सकते हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 14 न्यूटन इधर से लगाना पड़ेगा और रिएक्शन में ये एन इधर लगेगा, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ए बी को पुश करेगा तो बी भी ए को पुश करेगा। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम पर फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसका मास 4 kg दिया हुआ है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो सिग्मा एफ इजिकल टू एम एस ए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 14 माइनस एन इजिकल टू आपका 4a, यानी 14 माइनस एन इज इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 14 माइनस 8 यानी कि 6 न्यूटन। तो जैसे चाहो वैसे बनाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है अ प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 gram moving at the rate 20 meter per second. If the catching process be completed in 0.1 second, the force of the blow exerted by the ball on the hands of the player is, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हो ना, कोई बॉल को आप कैच करते हो, ठीक ना, तो उस बॉल का जो मास है वो दिया हुआ है कितना, 150 ग्राम ये दिया हुआ है, और उसकी रफ्तार कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी v इज इक्वल टू हम 20 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। तो कहा जा रहा है इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकंड, तब उसके हाथ पर कितना फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो यू नो एफ इज इक्वल टू हम लोग बेसिक जानते हैं डीपी अपॉन dt, है ना। तो जो फोर्स आएगा वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आपका p बाई टी, तो p मोमेंटम कितना m इंटू वी एंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो p इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मास कितना 150 ग्राम का मतलब 10⁻³ kg एंड वेलोसिटी 20, तो 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 0.1 सेकेंड। तो ये पॉइंट हटा दो, 1 0 और आ जाएगा, 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 खत्म। तो मेरे ख्याल से जो फोर्स आपको लग रहा है वो मिल रहा है 15 दूना 30, 30 न्यूटन का फोर्स इस पर लगेगा। कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन, सीबीएसई पीएमटी में भी पूछा है, एआईट्रिपल में भी पूछा है, ऐसे क्वेश्चन फिर रिपीट किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना बार पूछा हुआ है ना। आपको सीबीएसई पीएमटी में 2002 में पूछा है, 3 में पूछा है, 9 में पूछा है, फिर सीबीएसई पीएमटी में एक बार और पूछा है 2011 में, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहा जा रहा है पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg and presses the button one control panel, the lift starts moving upward with an acceleration
इतना कुछ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी 10 लेना है। द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज, पहले हम एक लिफ्ट बना लेते हैं और इस लिफ्ट का मास अपना कुछ दिया हुआ है और ये एक केबल से लटका हुआ है और इसके अंदर में कोई एक बंदा भी है, ठीक है। इस बंदे का मास 60 केजी एंड 940 केजी, तो पूरा मास कितना हो गया 1000 केजी पूरे सिस्टम का इंक्लूडिंग मैन, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कहा, द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, ऊपर की तरफ है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि इस केबल में जो टेंशन फोर्स आएगा वो कितना लगेगा। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, हम बाहर से बनाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो T माइनस एम कितना इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, M इंटू ए प्लस जी। तो M कितना 1000 पूरा सिस्टम का, एक्सेलरेशन कितना 1 प्लस 10, तो आपका हो जाएगा 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11,000 न्यूटन कुछ इतना आ रहा है। कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहते तो सीडो फोर्स भी लगा सकते थे, तब आपको अंदर से सॉल्व करना पड़ता, जब हम बाहर से कर सकते तो अंदर क्यों जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि AIEEE 2002 में पूछा गया है। कहा जा रहा है अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए। सबसे पहले ना डायग्राम बनाते चला, तो ये नीचे मूव कर रहा है ए से। कहा जा रहा है अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट, तो एक मैन है अंदर में और इसने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक ना, u इज इक्वल टू 0 से इसने नीचे गिराया। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, एक बंदा बाहर है जो कि यहां से खड़ा होकर के ये चीजों को देख रहा है। तो ये जो देखेगा इसके लिए एक्सेलरेशन आएगा जी के बराबर, है ना। और ये जो बंदा ड्रॉप कर रहा है बॉल को, तो बॉल तो जी से गिरेगा, लेकिन क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी माइनस ए होना चाहिए। एक्सेलरेशन इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, तो इनर साइड जी माइनस ए और बाहर से कितना जी, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जी माइनस ए और ये। ऐसे कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हो, दोनों तो जी नहीं होगा, दोनों ये भी नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं हो सकता है, तो ज्यादा चांस तो इसी का है, ठीक ना। बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सीबीएसई पीएमटी 2014 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है अ बलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a is less than g, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a। अरे वो हॉट एयर बलून वगैरह होता है ना, अब वो बलून अभी नीचे गिर रहा है, ये सपोज करो कि ये हमारा बलून है और इस बलून का मास m है और ये अभी a एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। अब इसमें कहा गया कि हम उससे कितना मास रिमूव कर दें, वहां से गिरा दे, हटा दे, कि वो बलून ऊपर गिरना चलना शुरू कर दे। अब ये बलून कुछ मास इसमें मैंने कम कर दिया, m माइनस एम डैश मास मैंने इससे निकाल दिया, अब ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तब आपसे पूछा जा रहा है कि ये m डैश कितना होगा। सबसे पहले इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, तो उसका जो एक थ्रस्ट फोर्स होगा, रजिस्टिव फोर्स, हम उसको एफ बी ऊपर मान लेते हैं, ठीक ना। ये हमारा एफ बी ऊपर है दोनों ही केस में, इसमें एम जी नीचे, इसमें m माइनस एम डैश इंटू जी। दोनों के लिए इक्वेशन लिखो, तो क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो एम जी बड़ा हो जाएगा, तो आप कहोगे एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम ए, एक नंबर। दूसरा इक्वेशन इसके लिए क्या कहोगे आप, तो आप कहोगे कि सर एफ बी अब माइनस एम डैश इंटू जी इज इक्वल टू एम माइनस एम डैश इंटू ए, इसका आप 2 नंबर नाम रखो, ठीक ना। तो दोनों इक्वेशन को हम एक साथ रख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। या आप डायरेक्ट एफ बी का वैल्यू भी पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में, तो मैं यहां पर ले आता हूं। तो एफ बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m माइनस एम डैश इंटू ए, और ये प्लस उधर चला जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं m माइनस एम डैश इंटू जी, और यहां से एफ बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एफ बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि एम जी माइनस एम ए, सही है। एफ बी को इधर ले आया, एम ए को इधर ले आया, तो एम जी माइनस एम ए यहां पर पुट कर दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो हम क्या लिखेंगे, एम ए माइनस एम डैश ए प्लस एम जी माइनस एम डैश जी। कुछ कटेगा, देखिए क्या क्या कट सकता है। अच्छा, एम ए उधर चला जाएगा, तो हम एक तरफ कर दें 2 एम ए, और कुछ
यहां mg प्लस, यहां भी mg प्लस, एक तरफ आएगा तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और m डैश a और m डैश g बचा है माइनस के साथ, तो इसको हम उस तरफ ले जाते हैं और m डैश को बाहर भी कर लेते, तो a प्लस g बचेगा। यानी फाइनली m डैश इज इक्वल टू आपका 2ma डिवाइडेड बाय a प्लस g। एक सेकेंड, हाँ क्या होगा यहां पर, a प्लस g, ये हमारा आंसर होना चाहिए। कौन सा, 2ma बाय a प्लस जी। 2ma वाला ऑप्शन 2 है एंड c इज द करेक्ट ऑप्शन। d में g माइनस a है। बात समझे? तो इसमें क्या था कि ये जैसे हॉट एयर बलून वगैरह होता है ना, वो अभी नीचे गिर रहा है, कितने से, a एक्सेलरेशन से। अब हमें क्या करना था कि कुछ मास उससे रिमूव करना था ताकि फिर वो ऊपर जाना शुरू कर दे। तो मैंने मास m डैश उससे रिमूव कर दिया, अब वो फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया। दोनों इक्वेशन लिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया और वहां से चीजों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि AIEEE 2006 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, m इज इक्वल टू 0.2 kg, हम लोग लिख सकते हैं 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय हैंड। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स एंड द बॉल गोज अप टू 2 मीटर हाइट फर्दर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मतलब जो आपको फेंकने में उसको फोर्स लगा होगा वो पूछा जा रहा है। जैसे क्रिकेट बॉल वगैरह कोई ले लो या पत्थर ही ले लो, उस पत्थर को हमें ऊपर फेंकना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें प्रोसेस कैसे समझाया है कि शुरू में आपने जब उसको फेंका तो अपने हाथ में रखा 0.2 मीटर तक, देखो 0.2 मीटर तक रखा, और जब उसको रिलीज किया तो वो फर्दर और ऊपर गया, कितना, 2 मीटर तक। अब फाइनली वो स्टॉप हो गया। तब आपसे कहा गया कि आपने जब उसको फेंका था, समझना है ये आपके हाथ में है, जब आपने इसको यहां से फेंका था तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस बॉल का सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये हमारा बॉल है, हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं F से, तो mg क्या होगा, नीचे होगा, a एक्सलेशन से ऊपर जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, F माइनस mg इज इक्वल टू ma, यानी F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m इंटू a प्लस जी। अब g तो हमें पता है 10, मास भी पता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता। अब हमें काइनेमेटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, और काइनेमेटिक्स को यूज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले हम इसके बारे में सोचते हैं, तो ठीक है, ये यू से कुछ फेंका गया होगा, अभी हम यहां पर आ गए, जब वो हाथ से जस्ट छूटा होगा, ठीक ना, दो पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। एक, जब तक वो आपके हाथ में है 0.2 मीटर तक आपके हाथ में ही है, और फिर वहां से आपने उसको छोड़ा, रिलीज किया, फिर वो ऊपर गया, तो इसका नाम रख दो A, B एंड C। B टू C के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। तो B हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, C फाइनल पॉइंट हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगाएं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस आपका 2as या 2gh लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो v तो फाइनली 0, यानी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और हम लोग यहां से u के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2g का वैल्यू कितना, 10 तो 20 हो गया, और h कितना है 2, यानी u इज इक्वल टू अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड। इतना हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब हम इस फेज में आते हैं जो जब तक बॉल हाथ में रहा होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में आप क्या बात करोगे, u इनिशियल हम लोग 0 ले लेते हैं, और a अब इनिशियल पॉइंट है, b हमारा फाइनल पॉइंट है, और ये जो हमारा वैल्यू आया ये ub है, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी एट b, और a और b में a इनिशियल है, b फाइनल है। तो यहां से अगर हम इक्वेशन लगाएं अगेन, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, मैं यहां पर vy लगा देता हूं, ui स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा y, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वही मैं बात कर रहा हूं, यानी g मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अब g नहीं होगा, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो u तो आपका इनिशियल में 0 है, फाइनली आपको पता है कितना, अंडर रूट 40, उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये 40 इज इक्वल टू 2, और ये a यानी एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस जो ऊपर जा रहा है, इनटू हाइट कितना देर के लिए, 0.2। सही है क्या, यानी कि
हम लोग लिख सकते हैं ये पॉइंट हट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 10, यानी a इज इक्वल टू 100 आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करो तो 100 प्लस 10, 110 हो जाएगा। और आप लिख सकते हो यहां से जो आपका न्यू फोर्स आएगा F इज इक्वल टू, मास कितना था 0.2 रख देते हैं, और A कितना है 100 और G कितना है 10, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 0.2 इंटू 110, और ये पॉइंट हट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और 11 इंटू 2 यानी 22 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसको ना एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। एक नया मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें एनर्जी मेथड थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे। जो लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़े हैं तो उनको तो बात समझ में आ जाएगी, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें भी बात समझ में आएगी, क्योंकि 9th में थोड़ा बहुत आप वर्क पावर एनर्जी पढ़े हो, ठीक ना, तो उसी का हम एडवांटेज लेंगे। देखो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी रेस्ट में था, फाइनल भी रेस्ट था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका 0, यानी कि जो हमने वर्क डन किया वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। तो वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम हम FD लिखेंगे बराबर जो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, मैंने कैपिटल H लिया, और यू नो कैपिटल H का मतलब ये पूरा हाइट, समझ में आई बात, पूरा हाइट। तो हमें फोर्स बताना है, फोर्स कितने देर के लिए लगाया था, 0.2 मीटर तक के लिए, मास कितना है 0.2, जी कितना है 10, एच कितना है तो 2.2, नहीं पूरा होल जर्नी 2.2। तो यहां से हम इस पॉइंट को हटा दें तो 1 0 0 0 खत्म। अच्छा, ये पॉइंट 2.2 भी खत्म, तो F इज इक्वल टू 22 न्यूटन। देखिए एक लाइन का ये काम था। तो एनर्जी मेथड से आप बनाओगे तो बड़ी आसानी से चीजें बन जाती है, ठीक है। तो आप दोनों से बनाओ, दोनों को देखना, लेकिन कंपटीशन में अगर आप इससे बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा जल्दी से बना करके आप आगे निकल सकते हो, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार देखिए और 2-3 बार इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि AIEEE में पूछा है, BCC में भी पूछा है, बिहार वाले में, तो ये AFMT में, नीट में और क्या नाम है JEE में फिर से कभी भी रिपीट किया जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहा जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx, स्प्रिंग फोर्स याद आ रहा है, K का वैल्यू दिया हुआ है 15 न्यूटन पर मीटर, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या मतलब, ये देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसा कुछ लॉन्ग एलोंगेटेड करके मैं यहां तक ले आया हूं, इसका नॉर्मल पोजीशन कुछ यहां रहा होगा, इसको मैंने 20 सेंटीमीटर तक खींच खाच करके लंबा कर दिया। अब कहा जा रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरफ आएगा, तो ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये फोर्स आएगा क्यों, क्योंकि स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग फोर्स होगा। एक मिनट, ये जो स्प्रिंग है तो इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, अब वो कितना होगा, Fs इज इक्वल टू हम कह सकते हैं kx, यहां पर दिया हुआ है, माइनस साइन निगेटिव रीस्टोरिंग को बताता है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं kx इज इक्वल टू ma, और a इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप kx बाय m। k दिया हुआ है कितना 15, x दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2, और मास कितना था, ये रहा 0.3, तो ये रहा 0.3, तो पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ जाएगा, तो 1 0 2 0 2 0 खत्म, तो 15 दूना 30, सही है क्या, यानी 30, अच्छा नीचे 3 भी है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा, कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड थोड़ा SHM वाला फ्लेवर लग रहा है, बट चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि CBSE PMT में पूछा है, FMC वगैरह में भी पूछा है, आगे रिपीट भी किया जा सकता है। The average force necessary to stop a bullet of mass 20 gram moving with a speed 250 meter per second as it penetrates into the wood for a distance 12 सेंटीमीटर। तो कुछ इसको पढ़ने के बाद आपको काइनेमेटिक्स वाला फ्लेवर याद आ रहा होगा, ठीक ना। यहां पर फोर्स पूछ दिया है, नहीं तो F इज इक्वल टू व्हाट, ma, यानी कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, मास तो पता है,
हमें एक्सप्रेशन चाहिए, देखो ना मास 20 ग्राम दिया हुआ है, खाली हमें एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन जैसे ही निकालोगे काम हो जाएगा। तो ये हमारा वुडन ब्लॉक वगैरह है, ये यहां से इंटर करता है, तो यू इसकी कुछ रफ्तार दिया हुआ है 250 मीटर पर सेकेंड, यहां पर आकर के फाइनली वो रुक जाता है। पूरा होल जर्नी कितने का, कहां गया, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल जर्नी है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकालना पसंद करेंगे। यहां टाइम का कोई जिक्र है नहीं है, तो जब टाइम का कोई चर्चा नहीं किया गया है तो कौन सा इक्वेशन, तीसरा, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v आपका 0, यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। निगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं, रिटार्डेशन क्या चाहिए हमें, a चाहिए, तो a इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो यू स्क्वायर कितना 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 2s कितना 12 10 टू द पावर माइनस 2, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा और 2 0 4, इतना कुछ। अच्छा, ऐसा करना तो सही नहीं होगा, बट मैं कैलकुलेशन से थोड़ा बचने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ये 24 और ये 25 मैंने काट दिया, कटेगा नहीं, एक बार से ज्यादा में कटेगा, लेकिन बहुत ही नियर अबाउट वैल्यू रहेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर 4। आप ऐसा मत करना, आपके पास टाइम होगा, आप इसको कैलकुलेट करना, अब यहां ये थोड़ी ना करेंगे, आप इतना कर लेना। नाउ f इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, मास कितना 20 ग्राम, 20 ग्राम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, और ये आ जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 4, बोलो तो 25 दूना 50, और 50 पर एक जीरो और एक बचेगा, यानी कि 5000 न्यूटन के आसपास फोर्स लगेगा। 5000 कोई है क्या, ये नहीं है, हाँ ये रहा डी नंबर, यानी 5.2। मैंने बोला ना कि ये थोड़ा सा 1 से ज्यादा रहेगा, तो आप एग्जैक्टली वहां से कैलकुलेट करके निकाल लेना। तो मेरा अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है कितना 5000, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एयर ट्रिपल में पूछा है और ये कभी भी नीट में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। कहा जा रहा है कि a spring balance is attached to the ceiling of a lift। पहले हम लोग लिफ्ट बना लेते हैं और एक स्प्रिंग बैलेंस इसमें लगा देते हैं, ठीक ना। ये हमारा सपोज करो स्प्रिंग बैलेंस है और इससे हमने किसी एक मास को अटैच किया हुआ है, ये मास m है। A man hangs his bag on the spring and the spring rates 49 न्यूटन, यानी Fs हमारा कितना हो रहा है 49 न्यूटन, 49 न्यूटन। When the lift is stationary, अभी लिफ्ट कैसा है, स्टेशनरी है। The lift moves downward with acceleration a is equal to 5 meter per second square, the reading of the spring balance will be। अब देखो a से वो नीचे जाना शुरू किया, तब पूछा जा रहा है कि अब रीडिंग कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है mg है ना, ऊपर क्या होगा fs, शूडो किधर लगेगा ऊपर की तरफ, नहीं स्यूडो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो यहां से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर mg माइनस एफ एस और mg माइनस एफ एस माइनस एफ पी इज इक्वल टू 0, यानी हम लिख सकते हैं माइनस एम जी। अच्छा हमें एफ एस ही बताना है ना, रीडिंग कितना दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ एस इज इक्वल टू, इसको इधर और इन दोनों को साथ रहने देते हैं, एम जी माइनस एम ए सूडो फोर्स। तो अब एक सवाल है कि सर ये मास कितना होगा, मास दोनों सेम है भाई, कहीं मैंने छोटा कहीं बड़ा लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मास कितना होगा, मास कैसे निकालोगे आप, तो रीडिंग दे रहा है इतना कुछ, तो जब स्टेशनरी था तो स्प्रिंग फोर्स इज कित mg, यानी 49 न्यूटन, नहीं तो m इंटू 10 इज इक्वल टू 49, यानी m इज इक्वल टू 4.9 kg, 4.9 kg का मास रहा होगा। अब यहां पर उसको पुट करना है, तो fs इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि ये 4.9 इंटू 10 माइनस 4.9 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 5, ये आपका हो जाएगा मैं 49 को बाहर निकाल लेता हूं, तो यानी 10 माइनस 5 इज 5, मल्टीप्लाई कर दो 5.20 25 25.5,
25.5 24 अप्रॉक्स दिख रहा है। ऐसा क्यों जानते हैं? आपको 10 नहीं लेकर के क्या लेना है? 9.8 9.8 लेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू सेम आ जाएगा 24 न्यूटन। समझ में आई बात? पहले लिफ्ट में है लेकिन लिफ्ट चल नहीं रहा है तो इनर्शियल फ्रेम, तो एफ एस इजिकल टू 49 न्यूटन, और एफ एस क्या है? अभी वेट के बराबर है, तो मैंने इक्वेट कर दिया, वहां से मास निकाल लिया। फिर जब लिफ्ट चलना शुरू हुआ किधर? डाउनवर्ड, तो स्यूडो फोर्स किधर? ऊपर की तरफ, तो एम जी माइनस एफ एस माइनस एफ पी इजिकल टू 0, और यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया बड़ी आसानी से। ठीक है, हम नहीं चाहते तो स्यूडो फोर्स नहीं भी लगाते, हम आउटसाइड से सॉल्व करते, बात एक ही होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि पूछा है सीबीएसई पीएमटी 2003 में। इसमें कहा जा रहा है अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg। कोई भी स्ट्रिंग होता है ना, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया जाता है, तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, यानी 20 kg तक वो नहीं टूटेगा, लेकिन 20 अगर 25 से हम ज्यादा करेंगे तो वो टूट जाएगा। यानी कि मैक्सिमम टेंशन जो स्ट्रिंग बेयर कर सकता है वो है 250 न्यूटन, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगे चल के जेईई एआईट्रिपल में भी मिलेगा। कहा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। तो पहले हम एक रोप बना लेते हैं, और ये रस्सी है, और यहां पर एक बंदर है, ठीक ना, और इस बंदर को चढ़ना है ऊपर। ठीक है, इस बंदर को ऊपर चढ़ना है रस्सी पर। तो कहा गया कि ये कितने एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है, लेकिन स्ट्रिंग का मैक्सिमम जो टेंशन ये बियर कर सकता है वो है 250 न्यूटन, इससे ज्यादा नहीं। तो आप कहोगे सर 250 तो टेंशन ऊपर लगेगा मैक्सिमम, और नीचे क्या होगा? mg। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, नहीं, और ये T हमारा कितना? 250, माइनस मंकी का जो मास है वो कितना? 20, तो 20 और G कितना? 10 इज इक्वल टू 20A। 250 में 200 घट जाएगा 50, और ये 20A 0 0 खत्म, यानी A इज इक्वल टू 5/2, यानी A इज इक्वल टू आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो मंकी ऊपर चढ़ सकता है। कितना? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। 25 और 20 में फर्क को समझिए। 20 जो दिया हुआ वो 20 kg मंकी का मास है, और जिस स्ट्रिंग पर वो चलेगा वो स्ट्रिंग 25 किलो तक वेट संभाल सकता है। अगर 25 किलो से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये उससे ज्यादा एक्सेलरेशन लगा ही नहीं सकता। क्यों? एक्सेलरेशन जितना ज्यादा करेगा ना, एक्सेलरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा नहीं, F इजिकल टू एम ए, तो उस पर फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो एक टाइम आएगा जब ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है 250 न्यूटन, यानी 25 किलो तक वो संभाल सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अगेन एआईट्रिपल 2002 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली connects two blocks of mass m1 and m2 vertically. If the acceleration of the system is g/8, then the ratio of the masses। अच्छा क्वेश्चन है ये, शुरू में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसी टाइप का है, बल्कि वही है, खाली पूछने का अंदाज अलग है। एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, इसको हम m1 कहेंगे, इसको m2 कहेंगे। अच्छा, मैं ऐसा मान लेता हूं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये m1g और ये m2g, मैंने बड़ा किसको माना है? m1g को, तो ये नीचे जाएगा a से और ये ऊपर जाएगा a से। तो अगर हमें एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का निकालना है तो A सिस्टम इज इक्वल टू F सिस्टम। टोटल ड्राइविंग फोर्स कौन ड्राइव कर रहा है? m1g। अपोज कौन कर रहा है? m2g। टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, और ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम दिया है कितना? g/8। g/8 इज इक्वल टू, यहां से g बाहर कर लेते हैं, तो ये आपका m1 माइनस m2, बोलो m1 प्लस m2, ये g से g कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो हम लिख सकते हैं सर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ क्या? m1 माइनस m2, तो 8 m1 माइनस 8 m2। सही है क्या? m1 को उधर भेज देते हैं तो बचेगा 7 m1, और m2 को इधर ले आते हैं तो 8 m2 निगेटिव में है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा 9 m2, यानी m1 बाय m2 इज इक्वल टू 9/7। कौन सा ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट क्वेश्चन बनाते चले जाओ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही बात?
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी में पूछा है, थोड़ा सा वेक्टर वाला फ्लेवर इसमें दिख रहा है ना। चलिए देखते हैं। अ फोर्स, अ वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास रिप्रेजेंटेड एज, इतना फोर्स दिया हुआ है 3D में, एंड एक्सीलरेशन इतना, व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी। कितना आसान क्वेश्चन। तो F इजिकल टू क्या कहते हो आप, ma। तो ये क्या है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए एफ है एंड मॉड ऑफ ए है, तो ये आप यहां से मॉड ले लो, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36, माइनस 8 का स्क्वायर यानी 64, और 10 का स्क्वायर यानी 100 बराबर मास पूछा है, एक्सीलरेशन 1, ये हो जाएगा 64 और 36, 100 और 200, 200 इज इक्वल टू m, यानी m इज इक्वल टू 10√2 kg आप लिख सकते हो। 1 सेकेंड, क्या हो गया, हाँ 10√2 kg लिख सकते हो, यानी करीबन 14 kg के आसपास आ रहा है। कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये सीबीएसई पीएमटी 2008 में पूछा गया है। कहा जा रहा है सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ conveyor belt at the rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity v meter per second will be। तो सबसे पहले बताओ फोर्स का डेफिनेशन क्या था। तो F इजिकल टू क्या था, dp बाय dt। ठीक है, और यहां पर उस पे मास गिर रहा है, मास वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। याद करो मैंने क्या बताया था कि m dv बाय dt प्लस v dm बाय dt। तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये तो जीरो हो गया, तो यानी F इजिकल टू आप क्या कहोगे, v dm बाय dt, राइट। तो v तो पता है, और dm बाय dt देखो तो कितना दिया हुआ था, m, तो हम क्या लिखेंगे, mv न्यूटन इज द आंसर। कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर। 2 लाइन का काम है। आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 17 AIEEE 2003 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है a light spring balance hangs from the hook of the other light spring balance and a block of mass m kg hangs from the former one, then the true statement about the scale reading is। कॉमन सेंस से भी आप जवाब दे सकते हो। देखो हमारे पास एक रीडिंग ये क्या बोलते हो, स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग में एक हुक लगा हुआ है, यहां से दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है, और फिर इस स्प्रिंग से एक मास लगा हुआ है m kg का। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है और ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये मासलेस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, यानी इसका मास ना के बराबर है। तो जब इसका मास ना के बराबर है तो ये तो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो दोनों जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या करेगा, सेम रीडिंग देगा। नहीं समझे, अगर इसका कुछ मास होता जैसे कि ये होता, तो इस केस में क्या होता, इसका भी मास होता और इसका भी मास होता, तब ये कुछ ज्यादा बताता। लेकिन ये दोनों क्या है, मासलेस है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों क्या करेगा, सेम रीडिंग देगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन AIEEE 2003 में पूछा है, और इसमें कहा जा रहा है ब्लॉक ऑफ मास m kg पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अ रोप ऑफ मास m। अच्छा, मास यहां पर दे दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगेन रिपीट कर सकता है, और नीट वालों को तो एकदम कान खड़ा रखना चाहिए, कभी भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बड़ा मास है ब्लॉक का, और ये रोप का मास है। फिर कहा जा रहा है इफ फोर्स P इज अप्लाइड, अब इस पर एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है, P। At the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block will be। अब देखो तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो हम तो डायरेक्ट ब्लॉक को खींच नहीं रहे, तो रस्सी ने उसको खींच रहा है। तो इस जगह पर आप देखो तो क्या हो रहा होगा, मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना रहा हूं। तो ये M, और इनके बीच में जो टेंशन फोर्स होगा वो इसको खींच रहा होगा, यही आपको टेंशन बताना है। ठीक है, तो इन पूरे सिस्टम में एक कुछ कॉमन एक्सलेरेशन होगा, ये कॉमन एक्सलेरेशन ए से चल रहा होगा। क्या हम ए बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। क्या कहते हो, ए सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फोर्स, यानी एफ सिस्टम डिवाइडेड बाय मास सिस्टम। तो फोर्स कितना लग रहा है, पी, एंड टोटल मास कितना, आप कहोगे सर m प्लस m, इतना हमारे पास एक्सलेरेशन है। तो यहां पर अगर हमें टेंशन निकालना है तो आप क्या कहोगे, F इज इक्वल टू ma। तो F कितना है, टेंशन, T इज इक्वल टू, अच्छा एक्सलेरेशन तो सेम डायरेक्शन है ना, तो m इंटू ए अभी हमने निकाला, P बाय m प्लस m, यानी कि टेंशन आ गया mp डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है,
कैपिटल एम पी कौन सा, ये सी, सी इज द करेक्ट आंसर, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, सही है। चलो एयर ट्रिपल को क्वेश्चन भी नहीं पूछना आया, यहाँ पर इनको कंफ्यूज करना चाहिए था थोड़ा ऑप्शन में, तो कैपिटल एम दे देता, ऐसा किया जा सकता है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ना ऑप्शन सिमिलर टाइप का दे देता है और स्टूडेंट कंफ्यूज करके जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, और एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि ब्लंडर हो जाना, ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है अ ब्लॉक नहीं, अ 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। एक हमारे पास रॉकेट है जो कि काफी हैवी दिख रहा है, क्योंकि इसका मास 5000 kg है, 5000 किलो, अपने आप में बहुत बड़ी बात, ठीक है, 5000 kg। तो कहा जा रहा है एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहां से जो आग निकलेगा ना, एग्जॉस्ट जो है वो है 800 मीटर पर सेकेंड, राइट। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडल थ्रस्ट विल बी, यानी कि ये जो थ्रस्ट है, वो जो थ्रस्ट देगा तो कितना मास उसका पर सेकेंड जलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहा गया, कहां चला गया, टू इनिशियल द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, डीएम बाई डी टी। समझ में आई बात, डीएम बाई डी टी आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे, एफ इज इक्वल टू वी डीएम बाई डी टी, नहीं यही तो हम करेंगे, लेकिन ये फोर्स कितना होगा, तो फोर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो m इंटू ए प्लस जी। कैसे, तो देखो, तो थ्रस्ट किधर लगेगा, ऊपर, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थ्रस्ट नीचे, जैसे बलून को छोड़ते हो ना, तो बलून से नीचे हवा निकलता है, बलून ऊपर जाता है, रॉकेट में भी सेम प्रिंसिपल काम करता है। तो गैस जो है थ्रस्ट वो पीछे की तरफ निकल रहा है और रॉकेट ऊपर की तरफ भागता है, तो थ्रस्ट फोर्स किधर, एफ टी ऊपर, एम जी किधर नीचे, जा किधर रहा है ऊपर, तो आप क्या लिखोगे, एफ टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो यानी थ्रस्ट जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, एम इंटू ए प्लस जी, वही चीज मैंने यहां लिखा था, ये हमारा थ्रस्ट फोर्स है, सही है, इज इक्वल टू वी इंटू आपका डीएम बाय dt, तो हम लिख सकते हैं क्या, dm बाय dt इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस जी डिवाइडेड बाय बी, यही हमारा आंसर आ गया। अच्छा वैल्यू भी पुट कर दो ना, अब यहाँ मास दिया हुआ है कितना 5000 kg, ए आपको पता है 20, जी पता है 10 और वी पता है कितना, वी कहाँ गया, वी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ये रहा 800 मीटर पर सेकेंड, ये तो सारी चीजों को पुट करिए और आपका ऑप्शन शायद बी आ रहा होगा, पुट करके देखिए ना, अब करना था पुट, सबका मैं ही करूं, जल्दी करिए पुट करके देखिए, मास पुट करिए 5000, ए आपका 20, जी आपका 10 एंड डिवाइडेड बाय 800, आएगा ही, ठीक है। आगे बढ़े, काफी अच्छा क्वेश्चन था, रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह होता है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये एटीपली 2002 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है वन एंड ऑफ अ मासलेस रोप विच passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C while the other end is free. Maximum tension that the rope can bear is 360 Newton. अभी मैंने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन और है, what with what value of minimum safe acceleration can a monkey of 60 kg move down on the rope? 60 किलो का कई बंदर होता है क्या? बहरहाल नीचे mg, ऊपर टेंशन, बंदा किधर जा रहा है, मतलब बंदर किधर जा रहा है, नीचे, नीचे ना, मिनिमम एक्सेलरेशन विथ व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम एक्सेलरेशन कैन बी मंकी इतना मूव डाउन ऑन द रोप, तो नीचे की तरफ वो मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, बड़ा फोर्स, तो हम क्या लिखेंगे कि आपका mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ठीक है, और टेंशन इसमें दे रखा है कि मैक्सिमम वो 360 न्यूटन बेयर कर सकता है, तो m कितना 60, g कितना 10 माइनस 360 बराबर 60 a,
तो 600 में 360 घट जाएगा 240 मेरे ख्याल से, है ना, एंड 60A, और 6 से ये 4 बार में कट भी जाएगा, यानी आप कहोगे A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बंदर नीचे उतर सकता है। कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन, नीट 2013 में पूछा गया है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं। अब यहां पूछ क्या रहा है, 3 blocks with masses m, 2m and 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on block M, the masses move upward at constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? तो इस 2m पर पूछ रहा है फोर्स कितना होगा। तो देखो तो नीचे अगर सपोज करें ये T1 है तो ऊपर T2 होगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन इसका जीरो है तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2। नेट फोर्स कितना होगा, हमेशा जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में सीबीएसई पीएमटी 2014 में पूछा गया, कहा जा रहा है अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स व्हिच वेरीज एज शोन इन द फिगर। द मोमेंटम एक्वायर्ड इज गिवन बाय। अच्छा मोमेंटम पूछ रहा है, एक बात याद रखना है कि मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एफटी ग्राफ, एरिया अंडर एफटी ग्राफ। तो अब चाहो तो A1 ले लो और ये A2 ले लो, तो A1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब प्लस 4 2 6 यानी 6 - 2 4 इंटू 10। आप चाहते तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम ले लेते हैं, वहीं से काम हो जाता है। कितना 10 अब प्लस 40, बोलो 50 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा आंसर। याद रखिएगा कि एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स अस मोमेंटम। ये क्वेश्चन 23 नंबर आईआईटी 2001 में पूछा हुआ है, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है। इस टाइप का एक दो बार और भी पूछा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहा जा रहा है द पुल्ली एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। अभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या कहोगे, सर नीचे mg, यहां भी नीचे mg, ऊपर टेंशन, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, ऊपर भी टेंशन, यहां पर √2 mg। अच्छा, तो इस √2 mg को किसने बैलेंस किया होगा, इस t और इस t के कंपोनेंट्स ने। नहीं समझे, इस t और इस t का इधर कंपोनेंट्स आएगा, और एक कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट इसका, तो आप कह सकते हो 2t cos थीटा, यानी कि 2t cos थीटा ने बैलेंस किया होगा √2 mg को। सही है। अब यहां से देखो तो गौर से, तो t इज इक्वल टू हम mg बोल सकते हैं, तो यानी कि हम यहां लिख सकते हैं 2 mg आपका cos थीटा इज इक्वल टू √2 आपका mg। mg खत्म, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आसान सी बात है, सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अगेन आईटी 2001 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है a string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m। अच्छा, पुल्ली का मास m दिया हुआ है, ध्यान रखना है। supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by। एक चीज बताओ, इधर mg, इधर टेंशन दोनों में, तो इधर भी आपका टेंशन, वेक्टर से काम हो जाएगा, और इसका भी मास नीचे तो इसका भी mg। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो देखिए ये पॉइंट रहा नीचे की तरफ mg, एक और mg छोटा वाला, और इधर भी टेंशन के जगह हम लिख सकते हैं mg। t इक्वल टू mg, नहीं रेस्ट में है ना, t इक्वल टू mg। अब रिजल्टेंट फोर्स इसका किधर, इस डायरेक्शन में, यही क्या कहलाएगा, F नेट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या लिखोगे कि कैपिटल mg का स्क्वायर प्लस ये दोनों mg, तो mg प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर। नहीं, तो यहां से g स्क्वायर, यहां दोनों से g स्क्वायर कॉमन ले लो तो g बाहर निकल जाएगा, यानी तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, इन दोनों में g बाहर है, लेकिन अंदर में m प्लस ये सही है, स्मॉल m नहीं, कैपिटल M का स्क्वायर, तो कौन सा, d इज द करेक्ट आंसर। सही है, आसान सी बात है, थोड़ा सा वेक्टर, थोड़ा सा NLM, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, ये 2006 में आईटी में पूछा था और नीट 2017 में पूछा था, हालांकि वहां थोड़ा सा चेंज कर दिया था, यहाँ 3m कर दिया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। कहा जा रहा है इसमें
two blocks A and B of mass 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां से हम काट दें तो ये कितने से गिरेगा? जाहिर सी बात है जी से गिरेगा। नहीं तो ये बी है ना, बी का एक्सलेशन जी होना चाहिए, तो जी बाय 2 तो गलत बात, ये भी गलत बात, मतलब 50% तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब ये जो है 2m ये डेफिनेटली जी से नहीं गिरेगा, यानी कॉमन सेंस कह रहा है कि ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने बना लिया क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा दिखलाते वो जी बाय 2 ही क्यों होगा, क्योंकि आपके मन में ये चल रहा होगा क्यों हुआ ऐसा, एक बार देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी सब लगा हुआ है तो इधर जो Fs आ रहा होगा पूरा सब, अभी पूरा दोनों ब्लॉक साथ में है तो कितना होगा 3mg, और जब ये कट जाएगा तो सोच करके देखो, जैसे हम उसको काटेंगे वो थोड़ा सा उछलेगा ऊपर, नहीं यानी कि अगर हम एक नया फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ये 2m, तो ऊपर तो Fs अभी लग रहा होगा है ना, और नीचे क्या लग रहा होगा 2mg, और ये जा किधर रहा होगा ऊपर, और Fs ये अभी जो मतलब Fs जस्ट मैंने जब कट किया तो वो कितना के बराबर होगा 3mg। जस्ट मैंने जब उसको काटा ही तो वो 3mg के बराबर, क्योंकि पूरा सिस्टम अभी साथ है, और जैसे मैंने काटा तो वो थोड़ा सा उछलेगा, तो ऊपर ज्यादा फोर्स होगा नीचे कम होगा, तो आप लिख सकते हो क्या 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma। इक्वेशन ये बनेगा ना, तो यानी mg इज इक्वल टू 2ma, mm कट जाएगा और a इज इक्वल टू g बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप बना सकते थे, बड़ी आसानी से बन जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन था, और इनको 2-4-5 बार बनाइए, और अगर कहीं दिक्कत होती तो फिर से उस क्लिप को देख लीजिए, उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली देख लीजिए, ठीक ना, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। अच्छा स्पीड से याद आया, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो कछुओ अपनी स्पीड बढ़ाओ ना, मैं स्लो हो जाऊं। आपको याद होना चाहिए कि आपको लिमिटेड टाइम इंटरवल में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए, जब तक आप नहीं बढ़ाओगे तो कैसे होगा। हाँ आप ये सवाल कर सकते थे कि सर हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए इसका जवाब है कि सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक ना, फॉर्मूला वगैरह याद रखो, और जो क्वेश्चन क्लासरूम में कराया गया है, जो पीवाईक्यूज मैंने अभी कराया, इन सारे चीजों को बार बार बनाओ। जब इस पर आपका ग्रिप हो जाए, जब इस पर आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जितना ज्यादा अभी रगड़ोगे ना उतना ही ज्यादा निखरोगे आप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ही ज्यादा निखरोगे आप, ठीक ना। तो इसलिए मेहनत करिए, खूब जबरदस्त तरीके से पढ़िए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचा करिए, ठीक ना। और कछुए जैसी जिंदगी मत जिए, सिर्फ कछुआ बनने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, आपको खरगोश वाली भी गुण अपनानी पड़ेगी। ना तो आपको खरगोश बनना है ना ही कछुआ बनना है। ये कहानी आपको याद है ना कि कछुए को चैलेंज कर दिया खरगोश ने कि भाई चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो खरगोश ने, ये कछुए ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद जब खरगोश ने पीछे पलट करके देखा तो कछुआ दूर दूर तक नजर नहीं आया, तो उसने क्या किया, सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम करने में वो खर्राटे लेने लगा, तब तक कछुआ रेस जीत चुका है। तो आपको ना तो कछुआ बनना है ना खरगोश बनना है, ये जमाना वो नहीं है। आपको क्या करना है, दोनों के गुण अपना लेने हैं। कछुए जैसी कंसिस्टेंसी, कछुए जैसी डेडिकेशन, कछुए जैसी डिटर्मिनेशन, और खरगोश जैसी रफ्तार, इन दोनों को मिक्स करा दो, आप महान बन जाओगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये जो कहावत है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये बकवास है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपको स्लो तो होना ही नहीं है, आपको स्पीड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन पूरे इंडिया से है। आप एक नहीं हो जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग हैं, ठीक ना। तो बहुत कुछ करना है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए, ठीक ना। ऐसा मेहनत करिए कि आज तक आपके आसपास पड़ोस में किसी ने वैसा मेहनत ना किया हो, पूरे खानदान में किसी ने वैसा मेहनत ना किया हो। वो मेहनत करो, फिर वो चीज मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करिए। चलिए लगे रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग।